हेard about the word database या कभी आपने इसका नाम पहले सुना हो? What is a database? कंप्यूटर साइंस में इससे बेहतरीन फील्ड और इससे ज़्यादा स्कोप वाली फील्ड कोई नहीं है. Those who want to opt their career in the computer science, तो उनके लिए इससे ज़्यादा स्कोप वाली फील्ड कोई नहीं है. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए की है. वो शख्स जो डेटाबेसेस को क्रिएट करता है और फिर उसको मेंटेन करता है. उसकी वजह ये है कि आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है आपका डाटा. आपने सुना होगा कभी किसी का मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी का मोबाइल छिन जाता है तो वो सबसे पहले जिस चीज़ पे अफसोस करता है वो कहता है यार उसमें डाटा बहुत कम ही रहा. तो हमारे लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कदर है ये कि यार हमारा डाटा बहुत है. समहाउ मेरे पास मेरी मोबाइल डिवाइस है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कि मेरे पास उसमें नोट्स हैं, उसके अंदर मेरे पास पास्ट पेपर्स हैं, लाइक सो मैनी थिंग्स आई हैव इन माय मोबाइल फ़ोन दैट इज़ रिलेटेड विद द स्टडीज़. ये वो चीज़ें जो मैंने बहुत अरसे में जमा की है इधर से उधर से जहाँ जहाँ से मिल रही है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई हैव गिवन सो मच टाइम फॉर कलेक्टिंग दैट. मेरे लिए वो डाटा वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. इसी तरह द एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग की अगर हम बात करें, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है. स्कूल में आप जब पढ़ रहे हो तो स्कूल में सबसे पहले जब कोई भी बच्चा एंटर होता है तो उसे एक फॉर्म दिया जाता है. ही हैज़ टू सॉल्व दिस फॉर्म टू फिल द फॉर्म. उसको वो फॉर्म फिल करना होता है, उसमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है एंड देन ही और शी हैज़ टू सबमिट इट टू द स्कूल. फिर उसे वो स्कूल में सबमिट करना होता है. वो फॉर्म इसलिए रखा जाता है तो सेट कि कभी भी किसी भी जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ जाए कि बच्चे की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर उस फॉर्म के थ्रू हम उस बच्चे का डाटा एक्सेस कर सकें. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो बुक्स इशू की जाती हैं, आप लाइब्रेरी गए, आपने बुक इशू करवाई एंड देन व्हाट हैपेंस कि आपको कोई मैनुअल कार्ड वगैरह नहीं मिलेगा कि आपके पास क्यूआर कोड होगा बेसिकली दैट यू आर गोइंग टू स्कैन and that QR code you will be having all the informations of the books that you have taken and then the date of the book that you have been issued and the date of return कि आप कब उसको रिटर्न करने जा रहे हो, कब आपने इशू कराई थी, कौन सी बुक थी, कौन सा ऑथर था, क्या वॉल्यूम था उसका. ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं. अच्छा जी, तो डेटाबेस की एग्जांपल मैंने एक तो आपको बताई ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा. एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा. अब जैसे आपके सामने मेरे नाम आ रहे हैं दैट आई कैन ईजिली मार्क अटेंडेंस ऑफ यू गाइस. आपके सामने मेरे पास डाटा आ गया. इसी तरह गूगल क्लासरूम है. गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, आपको टीचर्स के नाम मिल जाएंगे, आपको पोस्ट. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं. तो इन एजुकेशन सेक्टर में आपके पास ठीक ठाक उसका यूज़ है आपकी डेटाबेस का. बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, बहुत पूरी दुनिया के अंदर लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं. उन बैंक के अंदर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, अमाउंट होता है आपके पास, कितना अमाउंट आपने किस वक्त निकाला, कहाँ से कितना अमाउंट आपके पास आया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पर मौजूद होती हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ के डेटाबेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. सबसे पहले डाटा की बात करेंगे तो डाटा इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा की वही बात की कि सबसे पहले मैनुअल तरीक़ेकार इस्तेमाल होता था. दैट यू हैव बीन गिवन अ फॉर्म, यू हैव बीन गिवन अ हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म. इन दैट हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म यू हैव टू इंटर योर इन्फॉर्मेशन. आप नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे होते थे. एंड देन बाय द एंड ऑफ दैट जब आप वो फॉर्म वापस करते थे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तो वो एक फ़ाइल बनाकर वो फाइल में आपका डाटा लगा देते थे. अच्छा, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है. अगर कभी आप में से कोई किसी ने गवर्नमेंट ऑफिस विजिट किया है, आप में से किसी ने कभी जाना हुआ, इत्तेफाक हुआ गवर्नमेंट ऑफिस जाने का, किसी का भी? देयर आर 14 स्टूडेंट्स हेयर. आप में से किसी का भी गवर्नमेंट ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ या किसी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर आप गए हुए एंड आपने देखा हो कि वहाँ ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स हैं. ये एक्सपीरियंस समटाइम कभी कभी रेयर ही होता है कि आप किसी ऐसे ऑफिस में गए हों जहाँ पे आपने देखा हो कि वहाँ पर आपके पास जो हार्ड कॉपी फाइल्स हैं
उनका बहुत सारा ढेर हो। ऐसा होता है। प्रीवियसली जब टेलीफोन होते थे हमारे पास, अभी तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, अभी भी बहुत रेयर हो गए हैं कि हमारे पास पीटीसीएल घर पे है, वरना इवन जब पीटीसीएल सिर्फ पीटीसीएल का दौर होता था तो वहाँ पर भी फाइल सिस्टम होता था। तो फाइल सिस्टम में हर कस्टमर की कोई ना कोई फाइल होती थी। इवन आज भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपका जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी फॉर्म में मौजूद है। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर मसला क्या होता था, आप मुझे बताओ। अभी आप डेटाबेस की बात कर रहे हो कि डेटाबेस अभी है आपके सामने, तो ट्रेडिशनल फाइल और डेटाबेस में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है कि पहले वाले सिस्टम में और अब वाले सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उसके क्या नुकसान हैं, क्या हो सकता है? स्पेस, वेरी नाइस। देखो, जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे थे ना, मैं बार बार जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कह रहा हूँ ना, यहाँ मैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से मुराद है मेरी कि जो फाइल में आप लगाते थे, आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, उसमें आपके पास जो है ना इंफॉर्मेशन आ गई और आप उसके अंदर डाटा जो है वो लिख, जो भी है वो लिख रहे हो। तो अगर मेरे पास इस तरह करते करते 1000 लोगों का या उससे ज़्यादा लोगों का डाटा आ जाए, 2000 लोगों का, 3000 लोगों का, 5000 लोगों का, 10,000 लोगों का, अगर इतना डाटा मेरे पास आ जाए तो मैं उस डाटा को रखूँगा कहाँ? तो ठीक है, मैंने कहीं कोई रूम बना लिया और मैं वहाँ रखना शुरू हो गया, तो क्या वो सिक्योर एंड सेफ होगा? अगर वो रखता हूँ मैं तो क्या वो सेफ एंड सिक्योर होगा? पहली बात तो हमने कही कि भाई ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जहाँ फाइल्स वगैरह का इस्तेमाल होता था वहाँ पे स्पेस का मसला है। ज़ाहिर है, अगर 10,000, 20,000, 25,000 कस्टमर्स हो गए और सबका डाटा आप फाइल में लगा रहे हैं तो आपको एक जगह, एक शेल्फ चाहिए होगा। आपने शायद स्कूल में भी देखा हो कि आप जब अगर आप अपनी लैब विजिट करने जाते हैं ना, पीछे आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब है, तो आपने लेफ्ट साइड पे देखा होगा बहुत सारे शेल्फ लगे हुए हैं और उन शेल्फ में आपकी फाइल्स होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर के फाइल्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे। लाइक वी हैव डेडिकेटेड ए स्पेस फॉर इट ना, एक स्पेस वहाँ पर हमने उसके लिए डेडिकेट कर दी। तो इसका मतलब है वहाँ पे वो स्पेस रिक्वायर्ड है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सो वहाँ पे स्पेस की तो बात हो गई कि हमें स्पेस रिक्वायर्ड है। दूसरा मसला हमें क्या होगा कि मैं चलो कह देता हूँ ठीक है जी, मैंने एक स्पेस के लिए एक जगह भी खरीद ली, मैं वहाँ पे फाइल रखना, लेकिन क्या मेरे मसले बस उस स्पेस को हासिल करने से मेरा मसला हल हो जाएगा? डू यू थिंक दैट? नहीं। तो फिर क्या मसला रहेगा? सेव या सेफ? सेफ तो मैंने उसको कर दिया, सिक्योरिटी इशू भी रहेगा। वेरी नाइस कि भाई उसको जब मैं डाटा को रखूंगा तो ज़ाहिर है मेरा डाटा इंपॉर्टेंस तो रखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा डाटा बिल्कुल ऐसे ही है कि जी मैं उसको कहीं पे भी छोड़ दूँ। डाटा की इंपॉर्टेंस होती है, डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है। इसे अभी आपको पता चला था कौन सी ऐप थी, SWVL, हाँ, या एयरलिफ्ट, इन दोनों में से किसी एक का डाटा जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था वहाँ पे। अगर आपने शायद न्यूज़ पढ़ी हो, SWVL आपके पास एक सर्विस चल रही है। अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि कराची में ये सर्विस चल रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था कि आप लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, आप में से कोई अगर उबर या करीम यूज़ कर रहा है इमरजेंसी के लिए, तो वहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ होगा। तो वहाँ पर जो आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आप उसमें अपना ईमेल डालते हो, अपना नाम, अपना जो भी डिटेल्स होती हैं वो डालते हो, आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो। तो बज़ाहिर तो आपको ऐसा लगता है यार क्या है, आईडी पासवर्ड ही तो था, वो तो मेरे यूज़ का नहीं था, अगर चला भी गया तो कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ आपके अकाउंट, आपको पता नहीं है कि आपका एक अकाउंट कितनी कीमत रखता है। डू यू नो अबाउट इट? आपने कभी सोचा इसके बारे में? कुछ पता है आपको इसके बारे में, आपका डाटा कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब मैं आपसे जो बातें करूँगा शायद आपको लगे कि यार ये तो बड़ी हैं, ऐसी चीज़ें, गंभीर सी चीज़ें हैं कि जैसे पूरी दुनिया में जो हैकिंग होती है, ठीक है, हैकिंग के लिए डाटा इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपका डाटा कहीं से लॉस्ट हो गया ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, याहू का नाम सुना था आपने? याहू का, याहू का नाम सुना होगा। अब सुनते हो? मतलब सुना होगा, मेरी मेरी बात की सुना होगा, और मैं कहूँ कि अब सुनते हो याहू का? अब उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी पॉपुलैरिटी है, अब कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता उसके बारे में। एक टाइम था, एक टाइम था जब याहू को गूगल ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी खरीदने की।
लाइक मैं जब यूज़ कर रहा था अराउंड इन 2004 और 5 में, गूगल ने बहुत अच्छी ठीक ठाक बड़ी ऑफ़र की थी याहू को कोलैबोरेशन की। याहू ने मना कर दिया था। उसके बाद जब गूगल इतना बड़ा जायंट बन गया तो उसने उसको बहुत ही कम दामों में खरीद लिया, बहुत ही कम दामों में। उसकी वजह ये है कि फिर वो याहू फेल हो गया। तो याहू फेल होने की वजह क्या थी? याहू जैसे अभी तो आपके सामने आप देखते हो जीमेल बड़ा कॉमन हुआ है ना। जीमेल से पहले आपके पास हॉटमेल आता था और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप अपने आईडीज़ वगैरह बनाते थे और ईमेल के लिए, चैट रूम्स के लिए इस्तेमाल करते थे। तो याहू उस टाइम पे बड़ा फेमस था, जो ईमेल के लिए यूज़ कर रहे थे, मैसेंजर्स थे। एमएसएन मैसेंजर था, माइक्रोसॉफ्ट वालों का एमएसएन मैसेंजर था। तो याहू का ना तकरीबन आई गेस अराउंड मिलियंस ऑफ डाटा जो था याहू का, जो उसके कस्टमर्स थे, वो लीक हो गया था, यानी दैट वाज हैक्ड। तो अब देखो ना, वहाँ पे जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ आज, जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस का, तो वो यही है कि डेटाबेस बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। आपने एक सर्विस स्टार्ट की, उस सर्विस में आपने जो है वो डाटा स्टोर कर लिया। तो इसी तरह याहू के पास भी अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स होंगी। तो जब वो मिलियंस में वो डाटा था, तो वो डाटा अगर कहीं लीक कर जाता है, तो उससे होता ये है कि उन आईडीज़ को यूज़ करते हुए अब कोई भी शख्स सिक्योरिटी ब्रीच अप्लाई कर सकता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है आईडी आपके नाम की होगी, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी, तो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के लिए जो आपके थेफ्ट होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ यूज़ हो सकती है। और उसके अलावा आपके पास आपका एक अकाउंट बड़ी अहमियत रखता है कि जो सर्वे करने होते हैं, जो मोनेटाइजिंग होती है। आप फेसबुक से पैसे कमाते हो, आप यूट्यूब से पैसे कमाते हो। अब होगा क्या? होगा ये, उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसी ने ज़रा इस तरफ देखा है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाना या अपना कोई फेसबुक पेज बनाना या उससे कोई अर्निंग करना? किसी को इसका तजर्बा हुआ, या किसी का दोस्त हो जो इस तरह का कोई काम कर रहा हो, या इसके बारे में आपको कुछ पता हो? योर रिस्पॉन्सेज प्लीज। रिस्पॉन्सेज बताएंगे कि आप जाग रहे हैं। अगर सो रहे होंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। तो यस, मतलब यस के बाद भी तो आगे बताओ, माइक माइक ऑन करके मुझे बताओ कि भाई कोई है जो चला रहा है, कैसे अर्निंग होती है, क्या होता है। जब आप चैनल बनाते हो तो ज़ाहिर है चैनल की एक 4,000 व्यूज़ की होती है कि जगह आपके आपके वीडियो को 4,000 व्यूज़ मिल जाते हैं आपके चैनल को, तो उसके बाद फिर आपकी मोनेटाइजिंग शुरू होती है एंड देन फिर आप जो है अर्निंग शुरू करते हो। तो फेसबुक पेजेस से भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं बस छोटी सी आसान एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपने एक चैनल बनाया और ज़ाहिर है आपके चैनल को जो चीज़ चलाएगी वो चलाएगी लाइक्स और व्यूज़। लाइक्स और व्यूज़, तो वो जो लाइक्स और व्यूज़ जो होते हैं ना, इवन अगर कोई फेसबुक पेज भी चला रहा है तो उसको लाइक, अब ज़ाहिर है 4,000 उसके दोस्त तो नहीं होंगे जो उसको जो है ना लाइक करेंगे या करेंगे। अगर हाँ, कोई अच्छी लार्ज अगर कोई बंदा अपना लार्ज सर्किल रखता है तो हो सकता है उसको कोई ना कोई इस तरह के लाइक्स मिल जाए। लेकिन जिसको फेक तरीके से चलाना है अपना काम, तो उसको वहाँ पर इन अकाउंट्स की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, कि डाटा की इंपॉर्टेंस कितनी है। कि आपको लगता है कि जो एक आपका एक अकाउंट है वो चलो चला भी गया तो मसला नहीं है, मैं दूसरा बना लूँगा, लेकिन वो किसी और के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वहाँ पर ये जो अकाउंट्स, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैक होते हैं, तो ये अकाउंट्स पर लेट सपोज इस्तेमाल होते हैं इन डिफरेंट अर्निंग मेथडोलॉजीज। तो ये तो अर्निंग मेथडोलॉजीज के होगा, इसके अलावा फिर वो आगे सिक्योरिटी ब्रीच के अंदर भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। एक बार अकाउंट आपके हाथ से चला गया तो फिर वो इंटरनेट पे कहीं भी ऐसी 100 जगहें होंगी जहाँ पर वो अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है। तो आइडेंटिटी आपकी जा रही होगी, नाम आपका चला गया जी, लेकिन वहाँ से उसको लाइक मिल गया, ये लाइक नहीं मिल गया तो उसको कोई और डिफरेंट चीज़ मिल गई, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो डेटाबेस की ही हम बात कर रहे थे। तो डेटाबेस के अंदर हमने कहा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर हम फाइल सिस्टम, मैंने कहा ठीक है, मैंने कमरा बनवा लिया, एक बड़ा सा कमरा बना लिया और वहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइल्स रख दी। तो फिर किसी ने कहा कि सर मसला ये रहेगा कि वो सिक्योर नहीं होंगी। ज़ाहिर है कोई भी जाके उसमें से डाटा चुरा सकता है, निकाल सकता है, चेंज कर सकता है, ये बात भी आ गई। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वो सेफ, एक तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। सिक्योरिटी ब्रीच में कि यार कोई उसके उसमें जाके जो है ना उसमें से कोई फाइल ना निकाल ले, कोई चेंजेस ना करे, ऐसा हो जाता है। चेंजेस आपने शायद कुछ ऐसी फिल्म्स देखी हो जहाँ पे आपने देखा होगा भाई कोई स्पाइंग की कोई फिल्म है या इस तरह की कोई फिल्म है, तो जहाँ पे जाके उनको लगता है कि जी फाइल में आप डाटा चेंज कर दो। ऐसा बहुत सारी फिल्म में देखा है। आप लोगों ने टेंडर का नाम सुना है? टेंडर, TENDER, टेंडर सुना है? TENDER टेंडर।
न्यूज़पेपर में भी आ रहे होते हैं टेंडर नोटिस, कभी कोई नाम सुना इसके बारे में? हाँ या ना तो बता दो मुझे जल्दी से, कि टेंडर का नाम सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना। टेंडर बेसिकली होता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो कंपनीज होती हैं, जब गवर्नमेंट को कोई काम करवाना होता है तो गवर्नमेंट खुद से नहीं करवाती बल्कि वो कॉन्ट्रैक्टर से करवाती है, जो जिसको आप आम लफ्ज में ठेकेदार कहते हो। तो कॉन्ट्रैक्टर से कराती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को करना ये होता है कि गवर्नमेंट बता देती है हमें ये काम चाहिए, ये चीज़ चाहिए। लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें वहाँ पर जो है ना, लेट्स सपोज 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जाता है और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर देता है बिड। बिड कहते हैं बोली को, यानी वो बताता है कि लेट्स सपोज ये जो आप काम मांग रहे हैं इसको मैं आपको लेट्स सपोज करके दे दूंगा तकरीबन 25 मिलियन में, मैं ये आपको काम करके दे दूंगा, एक कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है। तो फिर इस तरह बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो अपनी अपनी बिड्स लगाते हैं कि भाई मैं आपको 25 में, कोई कहता है मैं 24 में, कोई कहता है 23 में, कोई कहता है 26 में मैं आपको करके दे दूंगा। तो गवर्नमेंट पर डिसाइड करती है कि उनमें से किसको वो टेंडर देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ जनाब कि ज़ाहिर उसकी फ़ाइल बनी और उसकी फ़ाइल बन के गवर्नमेंट के पास चली गई। अब क्या हुआ जनाब, मसला ये हुआ कि एक बंदे की फ़ाइल जो एक्सेप्ट हो रही थी, अचानक कोई ऐसा बंदा था इस फाइल जिसने वो फ़ाइल वहाँ से हटा के उसकी जगह दूसरी फ़ाइल रख दी और वो वाली फ़ाइल अप्रूव हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास मसला क्या आया, सिक्योरिटी का मसला आया। तो यहाँ पे ये भी इस तरह के मसले आ सकते हैं हमारे पास। तो मैं जिस तरफ बात कर रहा था डेटाबेस की, तो डेटाबेस में फिर हमारे पास मसले बहुत सारे ये भी आते हैं कि मैंने जैसे कहा कि भाई मैंने एक जगह बना ली और मैंने वहाँ पे फाइल्स रख दी, लेकिन पता चला अचानक जी कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, जैसे आजकल बारिशें हो रही थी। तो पता चला वो रूम ऊपर था और बारिश इतनी तेज़ हो गई कि जो है ना वो जो सारा पानी था वो रूम में अंदर आ गया। तो पता चला जी कि जो फाइल्स नीचे रखी हुई थी, लेट्स सपोज वो रूम बनाया था मैंने, वो फाइल्स नीचे रखी हुई थी, वो सारी की सारी फाइल्स में जब पानी चला गया तो सारा का सारा डाटा लॉस हो गया। ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये इशू हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हो सकता है। तो ये हमारा अब जो डाटा चला गया अब हम वो कैसे लेके आए, अगर हमने उसकी कॉपी नहीं बनाई होगी तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक इशू आ जाता है। समटाइम इट हैपेंस कि आप रूम में रख देते हो तो रूम के अंदर आपके पास आग भी लग सकती है किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके पास डाटा पड़ा हुआ था वो भी जल गया, ये एक अलग मसला है। समटाइम इट हैपेंस कि जी कमरे में चूहे आ जाते हैं और वो आके आपकी फाइल जो थी उनको ख़राब करके चलेगा। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स थ्रू विच योर डाटा की सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो उस डाटा की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फिर आपको डाटा को सेव एंड सिक्योर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ मकसद ही आपका ये था मेरा कि आप वहाँ से उस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से हटकर अब आप आ गए टूवर्ड्स दिस न्यू फाइल सिस्टम जिस इज कॉल्ड द डेटाबेस फाइल्स। तो उससे क्या हुआ कि जहां आपके पास 100 लोगों की फाइल एक जगह मांग रही थी, एक कैबिनेट मांग रही थी, एक रूम मांग रही थी, अब वो 100 लोगों की फाइल ये सब कुछ भी नहीं मांग रही, आपका डाटा सारा का सारा आपके सिस्टम में छोटी सी केबी या एमबी की फाइल में स्टोर हो रहा है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा अगर हम इसको कंप्यूटराइज कर देंगे अपने डाटा को, तो इसका दूसरा फायदा हमें क्या होगा, एक तो हमारे पास सिस्टम, एक बात हो गई हमारे पास फाइल साइज की, कि फाइल साइज बच गया। दूसरा क्या फायदा होगा, मैनेजमेंट हो गई। मैनेजमेंट बिलाल किस तरह से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की टर्म आपने बिल्कुल ठीक यूज़ की है, तो उसकी एग्जांपल तो मुझे बताओ, मैनेजमेंट कैसी, मैनेजमेंट किस तरह की मैनेजमेंट होगी उसकी? हाँ देखो, स्पेस तो सही बात है कि स्पेस आ गई। ऑर्गेनाइज सो वी कैन इजीली सिलेक्ट द डाटा ऑफ आवर चॉइसेस। ऐसा है कि रयान के हमारे पास 100 फाइल्स थी, जब हम 100 फाइल्स के अंदर डाटा सर्च करने जाते थे, अब आपके पास 100 फाइल्स है फिजिकली और मैं आपके पास आया, मैंने कहा रयान मुझे 74 लेट सपोज आईडी वाले बच्चे की ना आप फाइल निकाल के ला के दो। अब 74 का मतलब ये कि सब सीक्वेंस में नहीं है। अब आपके लिए एक हेक्टिक हो जाएगा कि आपके पास 100 या 1000 ऑफ फाइल है। हाँ, टू फाइंड सो सम ओल्ड फाइल इजीली ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर तो मुश्किल हो जाएगी कि अगर मैंने फाइल्स रखी हुई हैं और मैं आपसे कहता हूँ जीआर नंबर 74 कि आप मुझे फाइल ला दो, अब आप जाओगे रूम में और अब आप एक एक फाइल को इधर से उधर से तलाश करोगे 74 कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइल ऑर्गेनाइज नहीं हुई तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा उस फाइल को ढूंढने में, आप कहोगे सर इतनी मेहनत करके मुझे ये फाइल मिली है बड़ी मुश्किल से। एक तो ये मसला हो गया। लेकिन अगर आप ये फाइल कंप्यूटर में रखो तो आपके पास एक सर्च का ऑप्शन आता है, वहां आपको फाइल का नाम लिखना होता है और सेकंडों के अंदर आपके पास फाइल आपकी आ जाती है। तो इस वाले फाइल सिस्टम ने कितना काम आसान किया आपका। एक तो फाइल को सर्च करना आसान हो गया आपके लिए, आपने मजे से फाइल फटाफट आपने सर्चिंग डाली और आपको फाइल मिल गई।
दूसरी चीज़, आपकी फाइल सिक्योर थी, आपके पास कंप्यूटर में आ गई, आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा या कोई मसला होगा, तो आप क्या करो? कुछ नहीं करो, उसका बैकअप बना लो। बैकअप बनाने के कोई पैसे लगते हैं? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अगर आपके पास होती तो उसका बैकअप बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे, बहुत सारे क्या मतलब कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए होते कि आप ज़ाहिर पेपर तो खरीदते ना उसके लिए। अगर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, जो हार्ड कॉपी वाला सिस्टम है, आपको बैकअप बनाना होता तो आपको हर फाइल का फोटो कॉपी कराना होता। तो फोटो कॉपी कराने के भी तो पैसे लगेंगे ना, फिर एक नई होती उस फाइल में उसको लगाना हो, तो आप कहते हैं हाँ मेरे पास बैकअप है। लेकिन स्टिल वहाँ पे वही मसला रहता है कि अगर बारिश हो जाए, आग लग जाए, या वहाँ पे कोई ऐसे जानवर उसको नुकसान पहुंचा दे कोई, तो वो एक आपके लिए स्टिल एक मसला रहेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर के अंदर आ गए, आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बना ली, आप एक बनाओ, दो बनाओ, 100 बनाओ, आप उसकी 100 कॉपीज बना लो, आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी। तो ये एक फायदा हो गया आपको कि अगर आप कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम पे आ गए तो उसको रखना आसान हुआ, उसमें सर्च करना आसान हुआ, वो स्पेस कम ले रहा था आपकी। सो ये वाला जो फाइल सिस्टम है डाटा का, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। उसने आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। तो डेटाबेस में ये सारे प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी थे ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होता था और इस वाले में क्या होता है। तो मैंने एक तो आपसे बात कर ली स्कूल की कि भाई स्कूल के अंदर डेटाबेसेस होते हैं। दूसरी क्या एग्जाम्पल दी मैंने आपको? दूसरी एग्जाम्पल मैंने क्या दी आपको? स्कूल के अलावा आपके पास क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेस मतलब ऑफिस की बात कर लेते हैं। ऑफिस के अंदर फाइल सिस्टम होता ही है कि ज़ाहिर है कितने ऑफिस का स्टाफ है, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या इनकी सैलरीज हैं, क्या इनके डेट, बहुत सारे डाटा होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या काम पीछे ये कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, रयान वेरी नाइस पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि आपकी जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, पहले तो कॉमनली जब हम पढ़ रहे थे 2011 में, तो वहाँ पर 3 फील्ड्स ऐसी थी जो कंप्यूटर साइंस से निकलती थी। एक तो ये कि आप या तो प्रोग्रामर बन जाओ, प्रोग्रामिंग करने वाले जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें जितने आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो ये प्रोग्रामर बनाता है बैठ के। बंदा होता है वो उसको बैठ के बनाता है, प्रोग्रामर हो गया। दूसरी जो फील्ड हो गई, दूसरी फील्ड होती है वो बंदा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कंप्यूटर्स का जाल बिछाता है। यानी अगर आप, ज़ाहिर है आपने डाटा सेंटर देखे होंगे गूगल के कहीं इंटरनेट पे की वीडियो में, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 500 हज़ार, 10,000, 20,000 लोग काम करते हैं, वहाँ पे सब के सब नेटवर्किंग का मकसद ये होता है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज आसान हो जाए। अगर आपके पास अब आपको हर आदमी को प्रिंटर तो देना नहीं है, हर प्रिंटर की कॉस्ट होती है। आप कहते हैं कि भाई मैं एक अच्छा पावरफुल बड़ा प्रिंटर लगा लेता हूँ, उसको जो है ना वो 100 लोग आराम से उसको चला लें। यानी आपने नेटवर्क वायर के थ्रू आपने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जिसमें आप अपनी जगह बैठे बैठे, आप जो सेंट्रल सर्वर है वहां पर आप प्रिंट भेज दो, वहां से आपको प्रिंट मिल जाएगा। या अगर 100 लोग आपस में एक दूसरे से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट करना चाहें और इंटरनेट ना चल रहा हो, तो वो थ्रू लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क पे डाटा सर्वर बना हुआ होगा, वहां पर शेयरिंग कर सकते हैं। तो जो दूसरी जॉब थी वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की थी, जो नेटवर्क एडमिन कहलाता है, जिसका मकसद होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में तमाम कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखे। ये दूसरी जॉब प्रोड्यूस होती थी। और जो तीसरी जॉब प्रोड्यूस होती थी, जो कि टॉप मोस्ट जॉब होती है, वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये हाईली पेड जॉब होती है इन दोनों में से, नेटवर्क में से और प्रोग्रामर में से। यानी प्रोग्रामर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से ज़्यादा जो अमाउंट मिलता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मिलता है, क्योंकि डाटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अचानक आपको पता चले कि कोई बैंक है उसका डाटा गायब हो गया, तो बैंक वाले तो परेशान हो जाएंगे कि यार डाटा चला जाएगा तो उनको क्या पता चलेगा कि किस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे। ऐसा खैर होता तो नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर केस है, शायद कभी सालों में कोई एक बार ऐसा हो जाए कि भाई किसी बैंक का डाटा, क्योंकि वो वैसे ही इतने सारे बैकअप बनाते हैं। जो कंप्यूटर साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो रेड के नाम से होता है, रेड 7, RAID, रेड 7। आपके पास किस कंप्यूटर साइंस के दुनिया में कहीं पर जहाँ पर डाटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है, डाटा के 7 बैकअप बनाए जाते हैं, 7 बैकअप्स।
एक फेल हो तो दूसरा, दूसरा फेल हो तो तीसरा, तीसरा फेल हो तो चौथा, चौथा फेल हो तो पांचवा, पांचवा फेल हो तो छठा, ये छठा फेल हो तो सातवां। तो ये बहुत रेयर केस है कि ऐसा हो कि साथ के साथ बैठ जाए, क्योंकि वो सबके सब जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं। जब अलग अलग जगहों पे होते हैं तो चांसेस कम है कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो एक ही जगह पे होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। अगर कहीं लेट सपोज फायर का इशू आ रहा है या आपके किसी और चीज का इशू आ रहा है, तो डाटा एक जगह से जाएगा, दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। तो डाटा की जब हम बात कर रहे थे, तो डाटा की अभी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अलावा अगर आप रेलवे सिस्टम्स देख लो, आप एयरपोर्ट्स देख लो, आपको डाटा मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अब अपनी सराउंडिंग में जहाँ चले जाओ, आप सुपरमार्केट जाते हो वहाँ पे भी तो डाटा है ना आपके पास, कि सुपरमार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ बारकोड के सामने रखते हैं, प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी प्राइसिंग वगैरह आ जाती है। आसान किया है ना, कि जब आपके पास जो आपके पास जब स्टॉक आता है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज एक बिस्किट है, रात में उसका पूरा कंटेनर आ गया, तो वो पूरा का पूरा कंटेनर आपकी इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो जाएगा कि हमारे पास इस बिस्किट के 20,000 यूनिट्स आ गए हैं, 20,000 यूनिट्स आ गए हैं। अब जब वो पूरे दिन में डिफरेंट पीओएस पे स्कैन होगा, तो हर बार जब जब वो होगा उसमें से 1 माइनस होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, यू जस्ट हैव टू स्कैन द बारकोड। आपने सिर्फ बारकोड को स्कैन किया और आपका काम हो गया, वो वहां से माइनस हुआ और आपका काम हो गया। कितना आसान किया डेटाबेस ने आपके लिए। तो डेटाबेस से आपके पास आपकी जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही हैं, आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। अब हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा बहुत कम है कितने यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉस्पिटल्स हो, लेकिन आप बाकी जगहों पे अगर जाओ, हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो और आपके पास उनका डाटा चला जाता है, तो एवरी टाइम यू विजिट तो आपकी शुरू से पूरी हिस्ट्री उनके पास आ जाती है कि भाई आप हमारे पास 4 साल पहले आए थे इस बीमारी को लेके। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, सारी चीजें लेता है, अपनी डेटाबेस में डाल देता है, बताता है कि भाई आपका जो चेकअप हुआ था उस टाइम पे आपको क्या फीवर हो रहा था, आपकी हाइट क्या थी, आपका वेट क्या था उस वक्त, आप किस बीमारी के लिए आए थे, कौन से डॉक्टर के पास आए थे और उस डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब क्या किया था। ये सब चीजें आ जाती हैं, और अगर आपके टेस्ट हुए थे तो उनकी रिपोर्ट्स क्या थी। तो ये सब रखने से फायदा हुआ ना, कि जब व्हेन द नेक्स्ट टाइम द पेशेंट विजिट्स द हॉस्पिटल, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट द डॉक्टर नोज। डॉक्टर के पास पिछली बहुत सारी चीजें आ जाती है कि हाँ ये मेरे पास आए थे, इनको तो बीपी भी है, इनको तो शुगर भी है, अब इनको जो मेडिसिन देनी है मुझे इन कंट्रास्ट टू दैट देनी है, इस चीज को देखते हुए देनी है। हॉस्पिटल में डेटाबेस ने बड़ा काम कर दिया। उसके अलावा मुझे एग्जाम्पल्स बताइए और क्या क्या हो सकती है। अफान, आर यू हेयर? अफान रहमान, कशिश, Maha Khan, school. Maha, switch on your mic. Maha Khan, switch on your mic. Maha Khan, switch on your mic. माइक नहीं चल रहा, क्यों नहीं चलते तुम लोगों के माइक भाई? क्लास में पार्टिसिपेशन कैसे करोगे? कशिश, इज योर माइक वर्किंग? अफान, आर यू हेयर अफान? मरियम कामरान, होज माइक इज वर्किंग? अफान, माइक वर्क कर रहे हैं तो माइक ऑन करें। माइक इज नॉट वर्किंग। माइक किसका काम कर रहा है? आप में से किसी का भी कर रहा है तो स्विच ऑन योर माइक। आप में से किसी का भी माइक वर्क कर रहा है तो किसका माइक काम कर रहा है? मोहम्मद मसूद, मिर्ज़ा, मजहर, आप में से भाई मुजना, नेहा, शेख, बिलाल, सैयद अली, रयान, जवाद, रजा, जोया, किसका माइक? इसमें डरने या घबराने की इस तरह की कोई बात तो नहीं, माइक तो सबके काम कर होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है माइक काम नहीं कर रहा? माइक तो काम कर रहा होगा ना, तो किसका माइक काम कर रहा है? जिसका भी माइक काम कर रहा है तो स्विच ऑन द माइक प्लीज। मरियम, बिलाल, माइक किसका काम कर रहा है? किसी ना किसी का माइक काम कर रहा होगा तो प्लीज स्विच ऑन योर माइक।
किसी का भी माइक काम नहीं कर रहा। माइक तो काम करना चाहिए ना। तो हमारी देखो, हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी? क्लास पार्टिसिपेशन में आप बोलोगे तो फिर सर वी हैव टेल अनदर यूज ऑफ डाटा। हाँ बिल्कुल रेहान, हमें ऐसे ही, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन से घबरा के रहोगे सर कुछ पूछेंगे तो कोई मसला होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वी आर हैविंग अ लर्निंग यार, लर्निंग में अगर आप कुछ गलत कह देते हो तो कोई मसला नहीं है। व्हाई डू यू हैव फेयर कि भाई कुछ पूछेंगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर तो हमने बात की ना कि बैंक्स के अंदर इतनी सारी हमारे पास डाटा बेसिस होती हैं कि आप ज़ाहिर है आपके फादर का अकाउंट होगा, हो सकता है आपका भी अकाउंट हो। तो बैंक के पास तो मिलियंस ऑफ कस्टमर डाटा होता है, जिसमें उनको पता होता है कि भाई इनके पास इतने पैसे हैं, इन्होंने इस वक्त अकाउंट खुलवाया था, इनका करंट अकाउंट है या इनका सेविंग अकाउंट है। फिर उसके बाद बाय द एंड ऑफ ईयर अगर उस अमाउंट को, अगर सेविंग अकाउंट हो और पूरा साल हो जाए तो उस पर ज़कात भी कटती है। तो फिर बैंक को उन मिलियंस ऑफ कस्टमर में से उन कस्टमर्स को निकालना होता है जो ज़कात देने के लिए एलिजिबल है। फिर उसमें वो ये भी चेक करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसने एप्लीकेशन दे दी हो कि भाई मैं यहाँ पे ज़कात पे नहीं करूँगा, आई विल पे द ज़कात ऑन माई ओन। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई बैंक से हमें नहीं कटवानी, हम ज़कात अपनी कहीं और दे देते हैं। तो अब अगर एक बैंक के मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं और आपको ये पता करना है जी के यहाँ पे बड़ी अच्छा एक सवाल बना है बैंक की एप्लीकेशन से कि मैं कहता हूँ कि भाई मिलियंस ऑफ कस्टमर और हमें ज़कात मेरा काम है, लेट्स सपोज मैं जो है वो डेटाबेस इंजीनियर हूँ। मुझसे कहा गया कि आप ना हमें वो लोग निकाल के ला दें जिनको हमारे पास अकाउंट खोले हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और उनका अकाउंट सेविंग है और उन पे ज़कात फ़र्ज़ है और उन्होंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई कि ज़कात ना काटे। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका मुझे कोई तरीका बताओ। क्या मैं बैठ के फाइलों में ढूंढूंगा उन 1 लाख मिलियन कस्टमर्स की? एक पहले की फाइल खोली, उसमें मैंने देखा भाई इसका तो अकाउंट खुला है 2020 में, हाँ तो भाई ये एलिजिबल नहीं है। अच्छा दूसरी फाइल खोली, यार इसका तो खुला है 2018 में, हाँ जी ये एलिजिबल है। अब 2018 के बाद मैं ये चेक करूंगा कि उसकी अकाउंट टाइप क्या है। सुना होगा ना अपने, अकाउंट होता है, करंट होता है, सेविंग होता है। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें बाय द एंड ऑफ ईयर या बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ बैंक को जो फायदा होता है, जो शेयर्स वगैरह होते हैं, अगर बैंक आपका फायदे में जा रहा है तो बैंक उसमें से आपको शेयर देगा। जो सेविंग अकाउंट है उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई अमाउंट रखा हुआ है, आपने कहा लेट्स सपोज मैंने रखा हुआ है कोई 10 लाख रख दिए, मैंने 1 मिलियन रख दिए, तो बैंक के अंदर आप एक चीज़ सुनते आए होगे, शायद न्यूज़ वगैरह सुनते होगे, शरह सूद, जो आप इंटरेस्ट देते हो ना। तो पाकिस्तान में भी शायद 7 या 8 चल रही है कि अगर आप बैंक में 10 लाख रुपए रखवा दोगे तो आपको उस पर 8,000 रुपये बैंक देगा। आपके पैसे भी अपनी जगह 10 लाख की रहे, लेकिन आपको हर महीने बैंक से 8,000 रुपये मिलते रहेंगे अगर आपका सेविंग अकाउंट है। तभी फिर उसके ऊपर जाकर आपकी ज़कात भी कटेगी कि आप तो उसका मुनाफा ले रहे हो। जो आपका अमाउंट, ज़कात क्या होती है? ज़कात होती है कि आपके पास पूरे साल अगर कोई माल रह गया, कोई अमाउंट आपके पास रह गया जो बनती है 7.5 तोला सोना, या फिर आई थिंक कितना था, 52 तोला चांदी, 52.5 अगर आपके पास चांदी है केजी, या फिर आप 7.5 आपके पास केजी गोल्ड है जो पूरे साल आपके पास रखा रह गया, और उसमें से फिर आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है उस अमाउंट में से। तो इसी तरह जो अमाउंट आपके पास रखा रह गया, 10 लाख रखे हुए थे आपके पास, उसका आपको 2.5% देना है, यानी 2,500 रुपये आपको ज़कात देना। तो पूरे साल आप उसके ऊपर 10 लाख पे 8,000 रुपये करके 96,000 तो पूरे साल आपने कमा लिए। आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 मिलियन था, वो अपनी जगह रहा। 96,000 आप उस पर वैसे ही कमा चुके हो और आपको उस पर 2.5% ज़कात देनी है, यानी 2,500 रुपये देनी। तो ये सब मैं कैसे पता करूंगा? अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, आपने पता करके देना है। और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो है हमारे पास, लेट्स सपोज 1 मिलियन है, मैं कैसे करूंगा ये? आप बताएं। रिस्पॉन्सिस आज कम आ रहे हैं, क्या वजह है भाई? नींद आ रही है? जोया, रजा, जवाद, रयान, अली, बिलाल, सनीहा, मजहर, मोहम्मद मिर्ज़ा, मोहम्मद मसूद, मरियम, माहा, कशिश, अफ़ान। क्वेश्चन, सवाल ये ना बेटा कि मुझे अगर ये कहा जाए अकॉर्डिंग टू कंडीशन डेटाबेस चलेगी,
डेटाबेस चलेंगी से मतलब रयान अली, मैं ये सैयद अली मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि मुझे अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आपके पास जो 10 लाख कस्टमर हैं उनमें से आप ये बता दो कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जो इस साल ज़कात पे करेंगे, तो मुझे उसके पैरामीटर पता होनी चाहिए ना। मुझे पैरामीटर ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी बंदे का अकाउंट 1 साल से ज़्यादा बना हुआ हो, यानी अगर उसके अकाउंट को, जैसे आज अगर तारीख है 10 अगस्त, तो इसका मतलब है उसने पिछली अगस्त से पहले पहले अकाउंट खुलवाया हो। अगर उसने पिछली अगस्त से पहले अकाउंट खुलाया हो तो उसको 1 साल हो जाएंगे अकाउंट को, और फिर वहां से हम ज़कात की डिडक्शन करेंगे। साथ साथ उसका अकाउंट जो है वो भी आपका सेविंग होना चाहिए, कि वो सेव कर रहा हो, तभी वो ज़कात दे सकता है। और उस पर फिर मुझे 2.5% उस पर डिडक्ट करना है। तो मुझे बताओ कि मैं कैसे करूँगा ये काम, ये रिस्पॉन्स। फील्ड नेम सर्च करेंगे। यहाँ पे जो फील्ड नेम वाली बात है ना, तो फील्ड नेम सर्च करेंगे, इसमें ना एक चीज़ इस्तेमाल होते हैं, जिसको मैं ये सब सवाल पूछने का मकसद ये था कि मैं आपको नई टर्म यूज़ कराऊं। मैं वहां पर एक चीज़ लगाऊंगा जिसको मैं ये कहता हूँ, क्या लिखा मैंने, क्यूरी। क्यूरी का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? ये जो मैंने टर्म लिखी है क्यूरी, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? कभी नाम सुना आप लोगों ने? है ना। क्यूरी, पता है क्यूरी हम क्वेश्चन को कहते हैं, यानी हम डेटाबेस से कुछ सवाल पूछेंगे। ये एक तरीकेकार होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है कि मैं डेटाबेस से पूछूंगा कि इज अकाउंट टाइप ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। एंड आप लोगों ने भी पढ़ा था ना लॉजिक, एंड अकाउंट टाइप एक साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। एंड अकाउंट टाइप इज इक्वल टू सेविंग, क्या अकाउंट टाइप सेविंग है? यस। एंड और उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि उसको इज ही एलिजिबल, और उसकी कोई एप्लीकेशन आई है ज़कात की, अगर वो यस होगी तो मैं फिर उसको ज़कात पे करने वालों में कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये मैंने क्यूरी लगाई। तो आप डेटाबेस में बैठ के क्यूरी लगा सकते हो। जो क्यूरी लगाने वाली बात है ये बड़ी दूर की थोड़ी बात है, यानी अभी हम राइट नाउ डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा सा हम डेटाबेस में पढ़ेंगे और फिर करेंगे। तो मैंने आज आपसे जो बातें की, मैंने कहा भाई पहले एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता था जिसमें पेपर होता था, पेपर में आप लिखते थे और उसको लिखने के बाद फिर आप उसको फाइल बना के रख दिया करते थे। एक वक्त ऐसा आया जब हमें लगने लगा कि यार ये तो इतनी जगह घेर रहा है, इस पे पैसे भी खर्च होते हैं, ज़ाहिर है फॉर्म निकालना है, प्रिंट करना है, फाइल ख़रीदनी है, उसमें लगाना है, उसको रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, उस स्पेस को देखना है, उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखना पड़ेगा कि कोई दूसरा उसको आके देखे ना। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम कर रही थी। उन सब से बचाव का एक ही जरिया था कि हम किसी तरह डेटाबेस को कंप्यूटराइज कर दें। हमने कंप्यूटराइज कर दिया, तो कंप्यूटराइज जब हमने किया तो हमारे पास स्कूल भी कंप्यूटराइज हो गए, हमारे पास बैंक भी कंप्यूटराइज हो गए। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस? डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस में हो सकता है कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, कि आपने डेटाबेस आपके सिस्टम में थी और हार्ड डिस्क क्रैश हो गई और आपने बैकअप नहीं बनाया हुआ था, ये मसला हो सकता है। अच्छा, हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल होती है फौरन, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जी आपके पास डेटाबेस तो बनी हुई थी, अचानक कोई बंदा आया और उसने आपसे रिकॉर्ड के बारे में पूछा और लाइट चली गई। अब आप उसको क्या बोलोगे? ऐसा होता है ना समटाइम, हम कहीं ऑफिस में या किसी चीज के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं सर सर्वर काम नहीं कर रहा। ऐसा हुआ हो शायद, कभी ऑफिस वगैरह में गए हो किसी काम के लिए तो आपको ये जवाब सुनने को मिले, या आप नादरा में कभी गए हो, या आप कहीं सुपर स्टोर में गए हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज सुनाई देती है कि यार सर सिस्टम काम नहीं कर रहा। सिस्टम काम नहीं कर रहा तो मसला क्या है ना, कि सर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, या अभी हमारे पास डाटा शो नहीं हो रहा। ऐसा बहुत होता है, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप जाओ तो अमूमन ये मसला सुनने को मिलता है। आप लाइसेंस ऑफिस चले गए, इतनी मुश्किल से आप गए, आपका नंबर मिला, आप जाके जैसे ही वहाँ पहुंचे तो पता चला सर नेटवर्क डाउन हो गया है। तो वो जो नेटवर्क डाउन होता है तो फिर ये एक मसला आ जाता है डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस क्रैश हो जाती है। डेटाबेस क्रैश हो जाएगी तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेजेस इस तरह से आ सकते हैं। अगर आप बैकअप बना रहे हो, अब वहां पर अगर आप कमरा बना रहे थे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी बैकअप बनाने के लिए। एक दो तीन हार्ड डिस्क आप बना ले लोगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, बस पानी पी के आ रहा हूँ।
जी बेटा, सो एडवांटेज जो आप पूछ रही थी मुझसे वो यही थे। डेफिनेटली हमारे पास कुछ चीज़ों के अगर फ़ायदे एक जगह नज़र आ रहे होते तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी हमें नज़र आते हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए कि भाई वहाँ पे स्पेस का भी हमें कहीं ना कहीं सारा इशू आ सकता है, और फिर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिल सकती हैं। तो एक तो ये चीज़ आ गई। तो हॉस्पिटल की भी हमने बात कर ली। आपने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, एयरपोर्ट पे आप जाते हो, ज़ाहिर है वो आपके कंप्यूटर से डाटा सारा नादरा से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये फ़ायदा भी तो हो गया ना कि आप किसी की भी आपको वेरिफिकेशन करनी हो, किसी का कुछ भी आपने डाटा निकालना हो, कौन बंदा कहाँ पे रहता है, लास्ट वो कहाँ पे था, कहाँ कहाँ। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आप जाते हो तो आपके पासपोर्ट से ये इन्फॉर्मेशन स्कैन हो जाती है कि ये बंदा कौन कौन से शहरों में, ये कौन 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 से मुल्कों में यहाँ घूम के आया है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कितना इसके पासपोर्ट को कितना टाइम हो चुका है, कब एक्सपायर होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। तो डेटाबेस आपके पास बड़ा हैंडी टूल है जो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखता है। रेलवे सिस्टम हो गया, रेलवे सिस्टम के ऊपर भी है। आप अभी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, फेसबुक की भी इतनी बड़ी डेटाबेस है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि आप एक डाटा सेंटर बनाने के लिए जा रहे हैं गूगल अपना अंडर वाटर। तो क्योंकि अंडर वाटर सबसे सेफ होता है, यानी अगर आप डाटा सेंटर्स आप अगर बनाते हो तो ऐसा होता है कि डाटा सेंटर में इतने सारे सिस्टम्स आप लगा रहे होते हो तो वहाँ पे इशू हीट का आ रहा होता है। जब आप सिस्टम्स लगाओगे ना, बड़े बड़े सिस्टम्स लगाओगे तो वो हीट जनरेट करेंगे। जब वो हीट जनरेट करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे बकायदा शॉर्ट सर्किट्स भी होते हैं, और शॉर्ट सर्किट्स होने के बाद वहाँ पे आग भी लग जाती है, तो वहाँ डाटा को लॉस हो जाता है। तो अंडर वाटर इज अ प्लेस जहाँ पर आपके पास ये इशू नहीं होने वाला। तो मोस्ट केसेस कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर अंडर वाटर जो आपके डाटा सिस्टम्स हैं वो बड़े सिक्योर माने जाते हैं, ऐसा है। तो ये तो मैंने आपसे सारी बातें इसलिए की कि मुझे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना था कि डेटाबेस होती क्या है। पढ़ाने को तो मैं आपको बुक से फटाफट चीज़ें पढ़ा देता, लेकिन यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, अराउंड 50 मिनट मैंने बोला है आज जो आपके सामने, वो इसलिए कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो कि यार डेटाबेस है क्या चीज़ और फिर उसका इस्तेमाल कहाँ पे है। अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है बेटा, विजिबल है? अगर मैं आपको दिखाऊं कि हाँ जी द कंटेंट ऑफ अ बुक क्या है तो फिर आप देख सको। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? स्क्रीन आपके सामने विजिबल है ना? अब आप सर इन क्यूरी वी यूज एंड और नॉट, हाँ हम क्यूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, अगर कंडीशन ऐसी हो एक से ज्यादा हो, यानी 3 कंडीशन है, जब वो तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो बात बनेगी ना। जैसे मैं कहता हूँ भाई ज़कात कटेगी, ज़कात उस बंदे की कटेगी जिसका अकाउंट मेरे पास 1 साल से ज्यादा हो, ज़कात उस बंदे की कटेगी जिसकी अकाउंट टाइप सेविंग हो, ज़कात उस बंदे की कटेगी जिसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन ना आई हो। अमूमन लोग ज़कात ना काटने की एप्लीकेशन बैंक में जमा कराते हैं कि भाई आप नहीं काटेंगे, हम खुद पे कर देते हैं। तो ये जब 3 कंडीशन हो गई तभी ज़कात कटेगी, तो ये भी क्लॉज आ जाते हैं। तो एंड और की कंडीशन होती है। समटाइम कंडीशन हो जाती है, जैसे किसी का वो है ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट के अंदर ऐसा हो सकता है ना कि भाई ए निकाल ले या बी निकाल ले, तो ए और बी हो गई कंडीशन वहां पर कि भाई ये हम दोनों हैं, दोनों हम बिजनेस पार्टनर हैं, इनमें से ये चाहेगा तो ये निकाल लेगा अमाउंट, ये चाहेगा तो ये निकाल लेगा, ए और बी हो गया यहाँ पे। और अगर ए एंड बी की कंडीशन है तो मैं ये कहूंगा कि भाई अकाउंट में से पैसे उसी वक्त निकल सकते हैं जब इसके भी सिग्नेचर हो और मेरे भी हो। तो ये कंडीशन बैंक को मैं बताऊंगा कि मैं अगर कहता हूँ कि नहीं अकाउंट है, 2 लोगों के नाम पर है, उनमें से चाहे ये निकाल ले चाहे वो, एक बंदा चेक लेके गया, मेरा पार्टनर चेक लेके गया, उसको मिल जाएगा अमाउंट। लेकिन अगर मैंने ये शर्त रखी हुई है कि वो अकेला जाए या मैं अकेला जाऊं तो हमें पैसे नहीं मिले तब तक जब तक हम दोनों साइन ना करें। तो ये एंड की कंडीशन हो गई। क्लियर हो गई रेयान? तो जो हम बात कर रहे थे, मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा था कि अब जो असल आपका जो काम है जो आपके सामने आ रहा है डेटाबेस का, तो इसमें देखो बता रहा है कि डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ये बात रयान बता चुके थे। डेटाबेस में डाटा डलता है, कोई फैक्ट है कोई फिगर है, जैसे भाई फैक्ट ये है कि भाई यहाँ पे क्लास में आज 15 बच्चे मौजूद हैं, एक टीचर मौजूद है, ये फैक्ट है। तो ये फिगर्स आ गई ना भाई कि भाई 15 बच्चे हैं, एक टीचर है। तो इंक्लूड डाटा कैन इंक्लूड टेक्स्ट, अगर आप अपने डाटा में फील्ड ले रहे हो कस्टमर नेम तो वो टेक्स्ट कहलाएगा। अगर आप ले रहे हो कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर तो वो डाटा नंबर होगा। अगर आप कस्टमर की तस्वीर ले रहे हो तो वो पिक्चर हो सकती है। तो आप एक डाटा बेस में जो डाटा डालते हो वो डाटा कई तरह का हो सकता है। वो आपका नंबर भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, यहाँ पर उसने नहीं लिखा लेकिन वो आपका अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक समझते हो? व्हाट इज द अदर नेम वी गिव टू अल्फा न्यूमेरिक? अल्फा न्यूमेरिक को एक और नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं?
जल्दी से बताओ, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। जैसे मैंने कहा ना डाटा, भाई देखो डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट तो उस वक्त होगा जब आपने अपने नाम की बात करोगे, या आप कुछ भी आपने अपना जेंडर लिख रहे हो तो आप वहाँ पे मेल लिख रहे हो, वो भी टेक्स्ट हो गया। आप अपना टेलीफोन नंबर लिख रहे हो, वो नंबर हो गया। और क्या हो सकती है डाटा की टाइप? ये तो 3 आपको बताई है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर। और क्या हो सकती है? और कौन सी हो सकती है? योर रिस्पॉन्स प्लीज। जी कशिश आपकी तरफ से इंटीजर, इंटीजर नंबर हो गया, कोई भी प्लस माइनस वाला नंबर। कि भाई आपके पास डेटाबेस में आपकी एज क्या है, तो आपने कहा भाई मेरी एज है 18, तो वो जो 18 है वो इंटीजर कहलाएगा। अच्छा रियल क्या है? इंटीजर और रियल में क्या फर्क है फिर? इंटीजर और रियल में क्या फर्क है? शाबाश। हाँ अली, डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, तो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में होगी। अभी रयान ने रियल लिखा, रियल क्या होगा बेटा? व्हाट इज रियल? ये रियल डाटा है। जैसे इंटीजर था ना, इंटीजर वो होता है जो सिर्फ प्लस माइनस में कोई भी नंबर है। लेकिन अगर आप रियल की बात करोगे तो रियल कोई भी ऐसा नंबर होगा जो अपने अंदर डेसिमल पॉइंट रखता होगा, लाइक 4.2, 3.3, 2.9। हाँ, कि जैसे रियल का इस्तेमाल वहां हो सकता है कि मैं कहूँ कि भाई आपके अकाउंट को कितना टाइम हो गया, आप कहोगे मेरे अकाउंट को इस बैंक में 4.6 ईयर्स हो गए, 4.6 ईयर्स, तो ये आपके पास रियल कहलाता है। आप इसको रियल कह लो, आप इसको एक और नाम भी देते हो, फ्लोट, FLOAT। आप रियल कह लो या आप फ्लोट कह लो, ठीक है। तो रियल या फ्लोट आप इस्तेमाल करते हो डेसिमल के लिए। जो मैं एक और बात कह रहा था ना, जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास समटाइम ऐसा भी तो हो सकता है, जी रयान, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई डाटा हो जो ये हो, जैसे कि हाउस नंबर। हम लिखते नहीं है कि भाई हाउस नंबर और हाउस नंबर आर दिस स्ट्रीट नंबर दिस, नंबर 7, और फिर उसके बाद हम एरिया का नाम लिख के कराची लिख देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला डाटा किस तरह का डाटा हुआ? दयान ने बताया, तो साफ आम अल्फाजों में तो मैं इसको अल्फा न्यूमेरिक कह सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इस तरह के डाटा को हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग एक ऐसी डाटा टाइप होती है हमारे पास जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों आते हैं। अल्फाबेट है, नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है। जब आपको ये सब के सब एक जगह लिखने हो तो आप स्ट्रिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हो। मैं वापस अपने उसी पेज पे आ जाता हूँ जहाँ पर आपकी बुक है, कि यहाँ पर आपके पास डाटा इन तरह का होता है। तो हमने टेक्स्ट, नंबर और पिक्चर की बात की। नंबर में हमारे पास इंटीजर भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है, और एक साथ साथ इसकी डाटा है फ्लोट या रियल भी हो सकती है। तो डेटाबेस, हाँ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, आर वेरी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग डाटा प्रॉब्लम्स, कि डाटा इज ओनली स्टोर्ड वंस। जब आप कंप्यूटराइज डाटा स्टोर करते हो तो ये फायदा हो जाता है कि वो डाटा डुप्लीकेट नहीं होता। डुप्लीकेट होता है तो देखो ना, आप एक डाटा बनाया आपने, अगर आप दोबारा उसी डाटा को करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास आ जाएगा कि ये तो पहले से आपके पास मौजूद है। क्या आप इसको नए नाम से सेव करना चाहेंगे? क्या आप इसको मर्ज करना चाहेंगे? क्या आप इसको सेव नहीं करना चाहेंगे? डाटा की एक फायदा ये होता है कि अगर आपने डाटा में किसी एक जगह पे चेंज किया है तो वो चेंज आपके पास दूसरी जगह पर भी हो जाता है। इसका मतलब डाटा कंसिस्टेंट है। अब अगर कोई अक्लमंद आदमी अपने आप को समझता है और वो कहता है कि मैं काम करता हूँ, मैं एक एटीएम से पैसे निकलवाता हूँ और जल्दी से भाग के दूसरी एटीएम में जाके भी पैसे निकलवा लेता हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये रखे हुए और मैं एक एटीएम से 10,000 निकालता हूँ और फौरन जल्दी से भाग के वहां से निकलकर जो करीब में दूसरा एटीएम है वहां जाके भी 10,000 निकलवा लेता हूँ। रखे हुए तो 10,000 थे, लेकिन क्या मैं 20,000 निकलवा सकता हूँ? एक एटीएम में गया, वहां से 10,000 निकाले, और वहीं से जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन खत्म हुई फौरन उसके बराबर में दूसरा बैंक था, मैं वहां चला गया और वहां से भी 10,000 निकलवा लिए। पॉसिबल है ऐसा? बताओ जल्दी से। नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब आपके पैसे निकलते हैं ना, पैसे निकलने से पहले आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी होती है। ऐसा नहीं कि पैसे निकलने के बाद होगी। आप जब कार्ड डालते हो, आपने कार्ड डालने के बाद आपके पास 2 बार टक टक की आवाज़ आती है। वो 2 बार टक टक की आवाज़ ये होती है कि वो आपके कार्ड को रीड करता है। उसका जो कैरेक्टर लेटर इम्बोज्ड हुआ होता है वो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद वो सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है। जो सेंट्रल सर्वर, वन लिंक का नाम सुना होगा,
वन लिंक का मतलब होता है कि अगर मेरा अकाउंट यूबीएल में है तो मैं एचबीएल से भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं अगर यूबीएल का बैंक होल्डर हूँ, अकाउंट होल्डर हूँ और मैं एचबीएल से निकालता हूँ, तो पहले एचबीएल मेरे यूबीएल सर्वर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, भाई ये बंदा आया है, इसके पास इतने पैसे ये इसके ये मांग रहा है, यानी एटीएम से। तो अगर 10,000 थे और मैं 11,000 मांगूंगा तो अलाउ नहीं करेगा। 10,000 थे, मैंने 8,000 लिखे, तो बोलेगा हाँ भाई एक्सेस दे दूं। यूबीएल जब उसको ओके करेगा तो फिर वो एक्सेस देगा। यूबीएल ओके करेगा तो आपके पास सबसे पहले अमाउंट डिडक्ट होगा, उसके बाद पैसे निकलते हैं। तो आप जितनी भी तेजी से भाग के दूसरे एटीएम पे चले जाओ, आपके पैसे नहीं निकलने वाले। तो यहाँ पे ये इस बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप दूसरे एटीएम पे गए, इसका मतलब है जब दूसरा एटीएम आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहां पे पहले ही से ये बात पता होगी कि इस बंदे के पास अब मजीद पैसे मौजूद नहीं है। तो इस चीज को हम कहते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाली एग्जाम्पल समझ में आई आपको? डाटा कंसिस्टेंसी जो आपसे कह रहा था, ठीक है ना। तो डाटा कंसिस्टेंसी ये आ जाती है। इसके बाद डेटाबेस के अंदर तीसरी चीज क्या आती है कि भाई द सेम डाटा इज यूज्ड बाय एवरीवन। जो बैंक के अंदर कहीं भी कोई भी डाटा जाएगा वो हमेशा सेम ही यूज हो रहा होगा हर जगह। तो ये मैंने बता दिया आपको डेटाबेस कहाँ इस्तेमाल होती है। तो जो भी कार सेल करती हैं उसकी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी की बुक्स की इंफॉर्मेशन हो गई, होटल की बुकिंग हो गई या रिजल्ट ऑफ रेसेस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास डेटाबेस में स्टोर हो रही होती हैं। यहाँ तक आज की क्लास में आपको सब समझ आता है बेटा? जस्ट क्लियर टिल हियर? ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लो, और एल्स वी विल इन द क्लास। ठीक है जी। So those who have clear understanding, for those, Allah Hafiz, and those who want to ask some question they can ask.